तो आज की जो हमारी ये क्लास है समाज कार्य की। और आप सबको अच्छे से पता है कि अक्टूबर 2022 का ये पेपर है सोशल वर्क का। 2022 में एक बार पेपर हुआ था, वो भी अक्टूबर में हुआ था समाज कार्य में, 1 अक्टूबर को। उनमें से मैंने आप लोगों को जो है 3 वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसा कि प्रश्न अगर हम बात करें तो यहाँ पे 62 नंबर का सब प्रश्न है। कह रहा है कि सामाजिक समूह कार्य समाज कार्य पद्धति के रूप में निम्न में से किनके विकास को लक्षित करती है। बताइए जरा, सामाजिक समूह कार्य जो है सामाजिक कार्य पद्धति के रूप में आप बताइए किसके विकास को लक्षित करेगी। क्या नेतृत्व ग्रुप वर्क में आता है? सर आता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। फिर क्या जनतांत्रिक क्रियाशीलता पर बल देता है ग्रुप वर्क? जी सर। बिल्कुल लोकतांत्रिक जैसी क्रियाविधि पर बात करता है। क्या सामंजस्य की दक्षता, यानी आप ये कह लीजिए एक प्रकार से कैपेबिलिटी को लेकर बात करना या उसकी स्किल को लेकर बात करना, एडजस्टमेंट की बात करना, तो ये प्रक्रिया समूह कार्य में आती है। फिर कहता है कि अनुशासित अनुपालक मतलब डिसिप्लिन्ड फॉलोवर्स अनुपालन। देखिए अनुपालक ये शब्द सोशल ग्रुप वर्क में नहीं है, आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। ये कार्य पद्धति के अंतर्गत नहीं आएगी। डिसिप्लिन फॉलोवर्स के बारे में या अनुशासित अनुपालक के बारे में जिक्र नहीं होता है। तो सामाजिक समूह कार्य में समाज कार्य की पद्धति के रूप में जो विकास का लक्ष्य बनाया जाता है वो बेसिकली यही कि गुण का विकास हो, क्रियाशीलता हो जनतंत्र का, और दक्षता यानी स्किल की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से एडजस्टमेंट हो, एक प्रकार से हमको कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। तो ये 3 ऊपर के माने जाते हैं। जैसा कि अगर आप बात करें ABC, देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ही। तो सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य क्या होता है कि आपसी संबंधों को बढ़ावा देना और अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित करना, है कि नहीं? और इसी परिभाषा में तीनों शब्द आ जाते हैं। आपका पहला ही पॉइंट करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। आप जरा बताइए, ये प्रश्न है शोध से, यानी आप समझ में गए होंगे कि अनुसंधान से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि जो शोध अध्ययन निर्वचनवाद हो उनके ओर उन्मुख होता है। फिर कहता है कि उस उपयुक्त शोध उपागम को क्या कहा जाएगा? आप बताइए, क्या विवरणात्मक होगा, गुणात्मक शोध होगा, इंग्लिश स्क्रीन, क्या विषय निष्ठता होगा या सापेक्षवादिता होगा? देखिए आपके सामने इंग्लिश दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ जी देखिए ए होगा सर। आप कह रहे हैं ए होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप नाम से जानते हैं कि भाई डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होता है जिसको हम लोग वर्णनात्मक बोलते हैं, इस रिसर्च में अगर मैं बात करूँ तो बताइए कि स्थिति का वर्णन करता है कि नहीं करता है, और ये क्या है क्या था ऐसे शब्दों को भी बताता है कि नहीं बताता है। ये बात आपको अच्छे से मालूम होगा, आप जानते भी होंगे। यहाँ पर मैनिपुलेशन जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती है। तो शोध अध्ययन में निर्वचन की ओर उन्मुख होना, बताइए कौन से शोध का उपागम है? निर्वचन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? निर्वचनवाद, अध्ययन में निर्वचनवाद, अप्रोप्रिएट रिसर्च अप्रोच, है ना? क्या बोलते हैं इसको हम? अध्ययन निर्वचन में अगर हम बात करेंगे तो शोध उपागम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अध्ययन जो निर्वचन की ओर उन्मुख हो रहा है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव तो स्थिति के वर्णन के बारे में बात करता है, यहाँ पर जांच परिस्थिति और वातावरण में बदलाव की बात करता है, और मैनिपुलेट जैसी प्रक्रियाओं को संचालित नहीं करता है, अवलोकन और सहसंबंध की बात करता है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं विषय वस्तुता के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा एक बात और नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पे, स्थिति के जो है अगर हम आपसे बात करूं तो विवरणात्मक शोध के कुछ चरण होते हैं, है ना? इसके कुछ चरण होते हैं, स्टेप होते हैं इसके भी। जैसे अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आप लोग ध्यान ये दीजिएगा कि अध्ययन विषय का चुनाव होना ज़रूरी है।
इसलिए चुनाव का होना ये पहला स्टेप कहलाता है। ये विवरणात्मक रिसर्च का मैं चरण बता रहा हूँ सोशल वर्क में। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो आंकड़े के उद्देश्यों का निर्धारण होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा आंकड़े नहीं, अध्ययन का जो उद्देश्य होगा उसके उद्देश्यों का निर्धारण होना जरूरी है। ये दूसरी पॉइंट रहेगी। तीसरी अगर हम बात करें तो तथ्य संकलन की विधि लगती है, और ये बात आप जानते हैं, तथ्य संकलन की विधि को लगाया जाता है। अब ये तथ्य संकलन है ना कि तथ्य संकलन का निर्धारण जो है प्रविधियां हैं। आपने यहाँ पे तथ्य संकलन के लिए जो है वो लगाया है, मेथड लगाया है, विधि लगाया है, पता चलेगा आप तथ्य संकलन की बात कर रहे हैं। तो तथ्य संकलन लेना हमें है तो उसके लिए हमें कुछ विधि लगानी पड़ती है, इन प्रविधियों की बात होती है ना, इस बात को ध्यान रखिए। और जब ये तथ्य संकलन के लिए आपने प्रविधि लगा लिया ताकि उससे उस प्रविधि से आपको डेटा मिलेगा, तो फिर उसके बाद आता है निदर्शन का चुनाव। निदर्शन का चुनाव का मतलब होता है सैंपलिंग का चुनाव, है ना, इसका चुनाव होता है। और फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं पाँचवें नंबर पे आता है तथ्यों का। अगर हम बात करें यहाँ पे संकलन होगा, अब यहाँ पे संकलन होगा तथ्यों का, और फिर जाके विश्लेषण होगा आपका, और सातवें पे प्रतिवेदन हो जाएगा आपका। ये चरण होते हैं विवरणात्मक के। हालांकि रिसर्च के भी कॉमन अगर हम जब बात करते हैं तो कुछ उससे मिलता जुलता ही है, ये है ना, परंतु अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के भी स्टेप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम बात करते हैं विषय निष्ठता के बारे में, विषय निष्ठता को बोला जाता है आत्मनिष्ठ। आपने तो सुना ही होगा, पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये, आत्मनिष्ठ आप लोगों ने लगाया है, जिसको व्यक्तिपरक बोला जाता है। मतलब बिना किसी सत्यापन के टिप्पणी, समाचार पत्र, जीवनी, सूचनाओं का प्रयोग, व्यक्तिपरक बयान जब बात होती है तो वहाँ चिंता में व्यक्ति के सापेक्ष की बात होती है, तो वो आत्मनिष्ठता कहलाती है। तो विषय निष्ठता है ये। तो विषय निष्ठता कभी भी अगर हम बात करें शोध अध्ययन में निर्वचनवाद की ओर उन्मुख ही नहीं होता है, ये उसका उपागम ही नहीं है। अप्रोचेस तो दो ही होते हैं बेसिकली, एक अप्रोच होता है गुणात्मक और एक जो है अप्रोच होता है आपका मात्रात्मक। दो ही टाइप के जो है अप्रोच पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें सापेक्षतावाद के बारे में, तो सापेक्षतावाद के बारे में कितने लोगों को मालूम है ये क्या है? सापेक्षतावाद बता सकते हैं क्या होता है ये एक प्रकार से संबंध परक उपागम को रिलेट करता है सापेक्षतावाद। आवाज मेरी जा रही कि नहीं जा रही है? सर आ रही है। ओके। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ध्यान रखिएगा कि ये दो वेरिएबल के बीच के जो संबंध को दर्शाती है ना, दो वेरिएबल के बीच में, वही सापेक्षता होता है। मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे एक शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो माता पिता हैं वह अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ग्रामीण क्षेत्रों को कंपेयर करके शहरी क्षेत्रों के बारे में देखा। तो संबंध परक के आधार पर जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं या कोई सापेक्षता की बात करते हैं तो वह प्रक्रिया संचालित होती है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो माना जाएगा आपका गुणात्मक माना जाएगा, गुणात्मक शोध माना जाता है। यहाँ पे सही जवाब आपका क्या माना जाएगा? गुणात्मक। बता दीजिए एक बार, क्लियर हो गया? इसका निर्वाचन में व्याख्या से रिलेटेड नहीं होगा सर? निर्वचन जो है व्याख्या से हाँ। कैसे देखो, रिसर्च इंक्लूड टूवर्ड्स इंटरप्रिमेटिज्म। जो है प्रिमिटिज्म के शब्द जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली गुणात्मक में आता है, क्वालिटेटिव में आता है ना। ये आपका सही रहेगा, वो आपका रिप्रेजेंट नहीं करेगा मैम, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे गुणात्मक शोध के बारे में तो यहाँ आप तो ये लग रहा है एक बार ना आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि ये व्याख्या से रिलेटेड होता है। देखिए क्या आप किस प्रश्न पर बात कर रहे हैं? आप देखो निर्वचन, ये इम्प्रिमेटिव लिखा हुआ है ना सर। देखिए मैं बताऊं, यहाँ एक बात आप ध्यान से केवल इतना ध्यान रखिए कि शैक्षणिक विषय में जब हम उसके पारस्परिक रूप से सामाजिक विज्ञान के साथ या किसी शोध के साथ हम किसी की जांच वाली प्रक्रिया को संचालित करते हैं, जहां मानवीय व्यवहार या ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझने की बात करते हैं, तो वो बेसिकली गुणात्मक शोध ही कहलाता है। चलिए, अच्छा अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इंटरप्रिटिज्म शब्द के बारे में भी देख ले, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई किसी को मालूम है ये क्या शब्द है? सर ये व्याख्या से रिलेटेड होता है। कोई भी जो आप क्या बोलते हैं रिसर्च कर रहे हैं ना,
तो उसके टॉपिक पे डेप्थ में बात करता है वो। ओके, ये उस टॉपिक में डेप्थ में बात करता है, कहने का मतलब आपका ये है। सर ग्रुप में ज्वाइनिंग का मैसेज आ रहा है। बात आपको मैं बता दूं, जैसे आप कोई शब्द सर व्याख्या वाली बात करते जी, मैं देख रहा हूँ, अभी कोई आया नहीं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, जो इंटरप्रिटिज्म शब्द है, आपने कहा कि ये व्याख्या जैसे शब्दों को यही कहना चाहते हो आप ना? जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप एक बात को मेरे समझिएगा अच्छे से सभी लोग, है ना, ताकि आपको क्लियर हो सके। एक आपको बता दूं मैं, एक प्रत्यक्षवाद होता है और एक आपका व्याख्यावाद होता है। ये इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, जिन बच्चों को डाउट इस प्रश्न में हो रहा है। एक प्रत्यक्षवाद होता है और एक व्याख्यावाद होता है। व्याख्यावाद मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप इंटरप्रिटिज्म शब्द की बात कर रहे हैं, इसके बारे में। यहाँ पे मैं निर्वचनवाद कर देता हूँ, शायद आपको प्रश्न के आधार पे फिर समझ में आ जाएगा। ये निर्वचनवाद है। अब ध्यान समझिए, ये जो प्रत्यक्षवाद होता है ना, मानव व्यवहार और समाज का विश्लेषण करने के लिए हम यूज में लाते हैं, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्षवाद में मानव व्यवहार, समाज का विश्लेषण और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग इसमें होता है। निर्वचनवाद में क्या होता है कि ये बेसिकली मानव व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए गैर वैज्ञानिक गुणात्मक तरीकों का उपयोग करने की सिफारिश करता है। ये गैर वैज्ञानिक गुणात्मक तरीके से ये सिफारिश करता है। ये बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत है, जब हम अनुसंधान में प्रयोग में लाते हैं तो उस समय सामाजिक अनुसंधान में मदद करता है और समाज में मनुष्यों के व्यवहारों का विश्लेषण करता है। और जब मनुष्यों का व्यवहारों का विश्लेषण होता है वो निर्वचनवाद होता है। जब हम गैर वैज्ञानिक का प्रयोग करते हैं तो भी वो निर्वचनवाद होता है, निर्वचनवाद होता है। और भी इसके सही तरीके से समझने का प्रयास करें। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो और अच्छे से समझिए। देखिए, ये बेसिकली व्याख्यावाद हो या निर्वचनवाद हो, ये गुणात्मक अनुसंधान का पार्ट है। ये गुणात्मक अनुसंधान का ही पार्ट है। मैंने बताया भी है आपको पहले भी कि दो ही उपागम होते हैं भैया, एक गुणात्मक होता है, एक मात्रात्मक होता है। सोशल वर्क रिसर्च के सिलेबस में अगर आप यूनिट नंबर 5 को भी देखोगे तो उसमें खुद लिखा हुआ है कि एक मात्रात्मक शोध है और एक गुणात्मक शोध है, टाइप के रूप में उसमें। ठीक है, तो जब व्याख्याओं का विचार किया जाए या जब हम निर्वचन की पर विचार करें तो व्यक्ति जटिल और जटिल लोग, ना कि केवल कठपुतली बल्कि बाहरी सामाजिक ताकतों पर प्रतिक्रिया करता है, और वो बात आपकी क्या कहलाती है? निर्वचनवाद कहलाती है, निर्वचनवाद कहलाती है। तो सिंपल बात है, बस इतनी बात आप ध्यान रखिए। जहां आप किसी चीज़ को मेथड विधि वगैरह को लगा रहे हो वो प्रत्यक्षवाद में चला जाता है ना, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। मात्रात्मक तरीकों का उपयोग किया जाता है आपका इसमें प्रत्यक्षवाद में, गुणात्मक में बेसिकली इसका उपयोग होता है। और यहाँ प्रतिभागी अवलोकन और असंचरित साक्षात्कार होता है। एक और पॉइंट आपको मिल रहा है, ध्यान रखें। यहाँ पर कभी कभी प्रश्न में ये भी दो शब्द मिलते हैं। जो निर्वचनवाद होता है इसके दो और पार्ट मिलता है, एक प्रतिभागी अवलोकन भी इसी में आता है, इसी का पार्ट में जैसे गुणात्मक आ रहा है, और एक आपका आता है असंचरित। याद रखिएगा, अब असंचरित आता है तो गुणात्मक में ही आता है। पता चले आप मात्रात्मक में असंचरित को लगा के चले आए तो गलत हो जाएगा। और मात्रात्मक में प्रतिभागी अवलोकन को भी नहीं लगाना है, ये गुणात्मक के दोनों शब्द हैं। और एक गुणा आपको पता ही है निर्वचनवाद, तो तीन बात, निर्वचन तो इसी पर आधारित ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दे हैं, किंतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इसमें से कुछ मुद्दों को देखता है। अब थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लीजिए आप सभी लोग। प्रश्न कह रहा है, देयर आर नंबर ऑफ सोशल डिफेंस इश्यूज बट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इज लुकिंग आफ्टर अ फ्यू दीज इश्यूज, दीज आर। अब आपको बताना है कि बताइए सामाजिक सुरक्षा के संबंध में वो कौन कौन से मुद्दे हैं, लेकिन वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस से संबंधित हैं, मुद्दों को देखता है वो। तो क्या आप ये कहना उचित समझेंगे कि वृद्धावस्था की देखभाल, जी सर, आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ये। ट्रांसजेंडर वाला नहीं आएगा सर, टीबी आएगा। ओके, ओके ओके ओके, ट्रांसजेंडर नहीं आएगा सर। क्यों भैया ट्रांसजेंडर क्यों नहीं आएगा? ट्रांस नाको द्वारा सर्विस किया जाता है सर।
देखो मैं बताऊं प्रश्न, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है। मेरी बात सुनिए, आपसे सवाल है कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दा है। अब ट्रांसजेंडर कल्याण के संबंध में मान लो कोई समस्या होगी, कोई चीज़ होगी, तो उसकी पहचान को पहचानने और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, संपत्ति रखने और सार्वजनिक या निजी कार्यालय रखने या सार्वजनिक सेवाएं और लाभ तक पहुंचाना और उसका उपयोग के क्षेत्र में भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए ये देखता है। आपको बता दूं 2019 में, कब, 2019 में द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रिवेंशन एंड राइट्स एक्ट आया था। आपको पता होना चाहिए जो ये रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी तो ये तो है ही है, वृद्धावस्था की देखभाल की अगर बात करूं, एक हेल्पेज इंडिया है। सर इसको सर एक मिनट सर, मैं ये बोल रहा था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है नाको, हाँ, वो इसी को चलाता है ना सर? नेशनल नहीं, हाँ उसको चलाता है वो उसकी। ट्रांसजेंडर सर एक बार ये इसका वो नियम बता दीजिए, क्या बताया था? द ट्रांसजेंडर, हाँ, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है ना। देखिए, ये आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस है ना, बात को समझिए राकेश सर। ये एक ऐसा मान के चलिए कि NISD एक ऐसी इंस्टीट्यूट है या एक ऐसा संस्था है जहाँ पे नवाचार जैसी प्रक्रियाओं को लाता है, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है ना, और उसके अंतर्गत सामाजिक रक्षा को लेकर राष्ट्रीय संस्थान में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये आपका जो पॉइंट जा रहा है अब ABC हो जाएगा फिर तो। यहाँ पर, अब मेरी बात को सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। ये जो NISD है, इसकी परिभाषा आप सुन लीजिए तब, ताकि आप आसानी से कर पाएंगे। इसकी परिभाषा ही पहले आप जान लीजिए क्या है ये। इसकी परिभाषा आप ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान जो है, समाज रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है ये। और ये बेसिकली वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम कर रहा है, और ये वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की बात कर रहा है, ये ट्रांसजेंडर कल्याण की बात कर रहा है, भिक्षावृत्ति रोकथाम के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। याद रखेंगे तीनों के तीनों पॉइंट, और तीन ही इसके मुख्य हैं, बाकी और कोई है ही नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा, पता चले कि आप और सोच रहे जी। कौन से सर, कौन से 3 पॉइंट? एक तो आपका बनेगा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और रोकथाम, इसका रोकथाम। दूसरा है वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, नागरिकों का कल्याण। तीसरा है आपका ट्रांसजेंडर कल्याण, ट्रांसजेंडर कल्याण। चौथा है आपका भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति पर रोकथाम। ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। यही 4 पर ये काम कर रहा है ना। ट्रेनिंग फॉर जो है ऑगमेटिंग, हाँ ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम सबके लिए। आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैं फैक्ट बता रहा था, हेल्पेज इंडिया करके। हेल्पेज इंडिया की स्थापना 1978 में हुआ है, हेल्पेज इंडिया है ना, हेल्पेज इंडिया। और याद रखेंगे कि एज केयर इंडिया की स्थापना, कभी कभी पूछ लेता है, एज केयर इंडिया की स्थापना तो 1980 लगा के चले आइएगा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका सही चलेगा और सी चला जाएगा, ठीक है। एज क्या जाएगा सर, एक हेल्पेज इंडिया केयर है जो 1978 में स्थापना हुई, एक आपका एज केयर इंडिया है, एज केयर इंडिया है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये दूसरा है ना। अब भी जाएगा ना? हाँ, अच्छा हाँ, अभी आपका भिक्षावृत्ति भी जाएगी। भिक्षावृत्ति की बात करूं, बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम एक एक्ट आया था 1959 का। भिखारी उन्मूलन एवं पुनर्वास विधेयक एक बिल पारित हुआ था, हालांकि अभी हाल ही की बात है, 2018 की है, तभी समझो हाल ही में है, 2018 का है। आपको एक बात और बता दूं, पंजाब और हरियाणा, कितने लोग जानते हो भिक्षावृत्ति एक्ट आया था, प्रिवेंशन बेगिंग एक्ट आया 1971 सर, 1971। और बिहार में आप जो बता रहे हैं सर 1951, वो था 1951, बिहार का था, है ना, ये बिहार का था,
तो ये याद रखने वाली बातें हैं। बाकी यहाँ पे वास्तविकता दुर्व्यवहार की रोकथाम भी आपका गलत हो जाएगा और आपका निराश्रित महिला भी गलत हो जाएगी। तो आप लगा दीजिए जहाँ पर ACD मिल रहा, सॉरी ACE मिल रहा हो। ACE क्या यहाँ पे क्या है ये? वास्तविक एक मिनट, वास्तविक दुर्व्यवहार हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आएगा आपका। वास्तविक दुर्व्यवहार रोकथाम भी तो आएगा, है ना। वास्तविक दुर्व्यवहार की रोकथाम यही है, नशीली दवाओं की रोकथाम, ये यही है, ठीक है। वास्तविक दुर्व्यवहार ये भी आएगा, सही कह रहे हैं आप। तो आप ACDE लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए। एसबी का स्थापना कब हुआ सर? किसकी? NISD AINSD, ये कहाँ पे है? सर आपने फुल फॉर्म बताई है ना, NISD NISD अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो यही है सर जो मैं अभी आपको बता रहा था। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस है ना। सोशल डिफेंस, हाँ यही आपका माना जाएगा। सर तो आप अभी जी जी बताएं। आप एक अभी बता रहे थे एज वाला जो बता रहे थे सर, एक हेल्पेज इंडिया आपने बताया था और दूसरा सर एज वाला बताया था, वो उसके बारे में सर थोड़ा बता दीजिए कि किस चीज़ पे काम करता है सर। हेल्पेज इंडिया एक है जो है वृद्ध व्यक्तियों के लिए काम करता है, उनके स्वास्थ्य पर बात करता है हेल्पेज इंडिया, ठीक है। जहाँ पे ये बात करता है कि वृद्धों के हितों का संरक्षण करना और देखभाल की बात करता है। और एक आपने पूछा था अभी किसका, एज केयर इंडिया के बारे में। जी सर। ये वृद्धों को चिकित्सकीय सुविधाएं देता है। वृद्धों के लिए अगर हम बात करें तो समस्या के बारे में अध्ययन की बात करता है। उनके अगर 50 साल से अधिक आयु हो गई है तो पुरुषों और स्त्रियों को आवासीय संस्थागत सुविधाएं के माध्यम से शैक्षिक और मनोरंजनात्मक और सामाजिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक सेवाएं प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखने को मिलता है हमें, थैंक यू सर। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। तो आप ध्यान रखिएगा ACDE जो ऑप्शन जाएगा ये आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा सर? हाँ देख लीजिए A कौन सा सही जा रहा है? सर बी को छोड़ के सारा C है। वाला ACDE ये तो रहा, सी है सर, सी है। सर हाँ ACDE वाला यही तो ऑप्शन है, C वाला, जी सर। ये ऑप्शन सही जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये भी बढ़िया सवाल है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। सामाजिक दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल डिस्टेंस, है ना। बोगार्ट्स का नाम आता है। और बोगार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो बोगार्ट्स ने ये 1959 में दिया था, 1959 में दिया था बोगार्ट्स। बोगार्ट्स महोदय थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। अगर इनके बारे में बात करूँ तो एक 1960 में एक इनका लेख आया था, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट, द डेवलपमेंट सोशल थॉट, ठीक है। और एक इन्होंने 1922 में एक आ हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट की बात किया था, आ हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट की बात किया था। और सर ये सन बता दीजिए साथ साथ। बता तो रहा हूँ साथ में साथ। अच्छा 1926 में अगर हम बात करें तो मेकिंग सोशल साइंस स्टडी के बारे में बात किया था इन्होंने, मेकिंग सोशल साइंस स्टडी की बात किया था। ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बाकी एक आता है सोशल डिस्टेंस, ये तो मालूम है आपको 1959, ये तो यही है ना, ये यही मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक समापन। सामाजिक समापन में अगर हम बात करें आप लोगों से तो ये मैक्स वेबर का नाम आता है ना। मैक्स वेबर के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, बताया था आप लोगों से। आपको इसको कहा जाता है सोशल क्लोज़र बोला जाता है इसको। और सोशल क्लोज़र में ना ये जानते हैं सबसे पहले अगर कोई ये लाया था, हालांकि इसकी विकास की प्रक्रिया मैक्स वेबर का नाम है। अगर मैक्स वेबर का नाम नहीं होता तो जानते हैं किसका नाम होता, रेमंड मुर्फी का नाम होता। किसका नाम होता, रेमंड मुर्फी का नाम होता।
हाँ, और ये और मैक्स वेबर दोनों ने एक किताब लिखा था, और ये यही किताब थी सामाजिक समापन की ही, और जो किताब आई थी 1988 में, 1988 में आई थी, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो मैक्स वेबर के बारे में अगर हम बात करें तो नौकरशाही जैसे शब्दों से आप जानते भी हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सोशोलॉजी भी मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, 1922 की इन्हीं किताब है ना। कॉन्सेप्ट सोशोलॉजी एज फंडामेंटल की बात भी सन 1922 में इन्होंने किया है, ठीक है। हाँ, सोशोलॉजी ऑफ जो है रिलीजन की बात अगर हम करें तो 1920 में इन्हीं की किताब के रूप में आई थी। और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर हम लोग, तब भी ये 1922 में ही किताब आती है। तो इनका थोड़ा सा नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, मैक्स वेबर के बारे में भी, है ना। ये देखिए अगर हम बात करें सामाजिक डार्विन, देखो यहाँ पे डार्विनियस लिखा हुआ है, बेसिकली ये डार्विनवाद की बात आ रही है ना। ये डार्विनवाद है, और डार्विनवाद किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर इतने फेमस पर्सन है कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2-3 बातें इनके बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी की एक किताब लिखी जो 1862 में आई थी। क्या किताब का नाम था? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, जो 1862 में आई थी। और एक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी की किताब इन्होंने लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी की किताब लिखी थी, और ये किताब आई थी 1867 में। 1876 में आया था, 67 नहीं होगा, 76 होगा, 76 होगा। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। और सोशल स्टैटिक्स भी इन्हीं की किताब है, सोशल स्टैटिक्स भी इन्हीं की किताब है, और वो 1851 है सर। और सामाजिक डार्विनवाद का मॉडल का श्रेय किसको जाता है? सामाजिक डार्विनवाद मॉडल का श्रेय किसको जाता है? तो हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है, और यही प्रश्न में है, यही प्रश्न में है। और एक बचा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में अगर मैं बात करूं तो ये वो नाम है जिसको हम लोग कहते हैं इस्माइल दुर्खिम, एमिल दुर्खिम लिखा हुआ है ये, तो ये इस्माइल दुर्खिम लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका जवाब तो आपको पता है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। सामाजिक लक्ष्य की अवधारणा देते हैं ये, सामाजिक एकता को 2 भागों में बांटने वाला अगर कोई विद्वान था तो इस्माइल दुर्खिम था। अब एक था, हाँ, एक था यांत्रिक सामाजिक एकता, और एक था सावयवी सामाजिक एकता, सावयवी सामाजिक एकता, ये था इनमें। तो सामाजिक तथ्यों के आधार पर इसने 2 भागों में डिवाइड किया। लेकिन जब प्रश्न में पूछता है श्रम विभाजन के असामान्य रूप बताइए जरा, तो श्रम विभाजन के जब प्रश्न में आता है तो वो भी 3 शब्द आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो शब्द आता है वो प्रतिमानहीनता आता है। सबसे ज़्यादा कोई शब्द आता है तो प्रतिमानहीनता होता है, इसी को अप्रतिमानहीनता भी बोलते हैं, अप्रतिमान भी बोल देते हैं कभी कभी प्रतिमानहीनता को ही। और एक शब्द इसमें और आता है, उसका नाम है असमानता भी, है ना, श्रम विभाजन के संबंध में। और एक शब्द और है अपर्याप्त संगठन, अपर्याप्त संगठन। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो श्रम विभाजन से दुर्खिम के आते हैं। 2 शब्द यांत्रिक और सावयवी जो थे ये बेसिकली शब्द आते थे सामाजिक एकता के 2 भाग के रूप में। बाकी किताब वगैरह के बारे में मैंने कल चर्चा किया ही था, आप लोगों ने उसको तो देखा ही है ना, और वो इम्पोर्टेंट भी है आप सबके लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करें अब, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो असमानता होगा ये श्रम विभाजन में मतलब थोड़ा सा वो रिलेट करके बताइए। तो असमानता मतलब साधनों पे बात करता है। देखिए ये इन्होंने श्रम विभाजन के बारे में बात किया है मैडम, ठीक है। इस्माइल दुर्खिम के इस बात तो सुनिए आप सभी, आप सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ श्रम विभाजन के असामान्य रूप जिसमें से आपको मिले इस्माइल दुर्खिम के ही द्वारा प्रतिमानहीनता, असामान्यता और अपर्याप्त संगठन भी।
अब इसको समझना है तो आपको मैं बता भी देता हूँ, समझ भी लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे एक दमनकारी कानून होता है, जो दमनकारी कानून होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है जो है असामान्यता को, दमनकारी। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, सार्वजनिक कानून होता है जो व्यक्ति राज्य के संबंधों को नियम करता है या नियमन के रूप में लाता है। इसमें व्यक्ति की बजाय समूह के हितों पर बात करती है, परंतु जब हम इसे सामूहिक चेतना के रूप में ना देख पाते हैं तो वहाँ पे वो दंडित वाली प्रक्रिया, यानी उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसको दंड दिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न में आप लोगों ने देखा भी होगा सामूहिक चेतना, जो सामूहिक चेतना शब्द है वो किसका शब्द है? दुर्खिम का ही है। तो वहाँ पर यही चीज़ कहते हैं, अक्सर असमानता पर आधारित श्रम विभाजन जो होता है ना, वो अस्थायी एकता लाने में विफल रहता है। तो श्रम विभाजन में इस प्रकार के असामान्य रूप से व्यक्तियों के समाज के प्रति कुंठा और नाराजगी पैदा होती है। तो इस प्रकार के तनाव और कटुता और द्वेष और विरोध का भाव पनपने लगता है। तो भारतीय जाति व्यवस्था और असामान्यता पर आधारित श्रम विभाजन का उदाहरण मान लिया जाता है, इसीलिए इसे असमानता कहा जाता है। जो अपर्याप्त संगठन है, इसका मतलब ये होता है कि असामान्य रूप से श्रम विभाजन का मूल उद्देश्य है कि इसे समाप्त करना, बट यहाँ पे काम समुचित रूप से संगठित और समन्वित नहीं हो पाता है। तो जो कामगार लोग होते हैं जो निरर्थक कामों में लगे रहते हैं, तो उसे कामगारों में एकता का जो है अभाव आ जाता है। तो इसलिए एकात्मकता भंग हो जाती है। जब एकात्मकता भंग हो जाएगी तो अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। तो बहुत से दफ्तरों में आपने अनेक कर्मचारियों को खाली बैठे हुए देखा होगा, और कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उसका काम क्या है ना। तो जब अधिकतर लोगों को अपने कर्तव्यों की जानकारी मतलब ना हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन पर यह सामूहिक कार्य कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अपर्याप्त संगठन की भी बात हमें देखने को मिलती है। बाकी एक प्रतिमानहीनता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें सामाजिक नियम निरर्थक बन गए हैं। भौतिक जीवन में तेजी से बदलाव आता है, लेकिन नियम, रीति रिवाज और मूल्य उसी गति में नहीं बदलते हैं। ऐसा लगता है कि नियम और प्रतिमान पूरी तरह से टूट गए हैं, तो वह प्रतिमानहीनता बन जाता है। बात समझ में आ गई? जी सर, आ गई। हाँ, वही चीज़ है ना। बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट को भी थोड़ा सा आप लोग, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और सही जवाब बता दीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन गया है आपका यहाँ पर। पहले का 4 है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तो क्या 4 वाला करेक्ट जाएगा? जी सर। पहले का 4 इसी में दिया गया है, बाकी किसी में नहीं है। जी नहीं दे रहा। हाँ, यही सही है। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आचार संहिता में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु 10 मूल अभिक्षमताएं सूचीबद्ध हैं, और वह कौन सा मूल अभिक्षमता के रूप में शामिल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से, आप सबसे ही कुछ प्रश्न करना चाहूँगा यहाँ पे। आप मुझे ज़रा बताएं, एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया को ये सौंपा गया था आचार संहिता कब? मालूम है आपको? एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, इसको आचार संहिता कब सौंपा गया था? तो 1960 में। बिल्कुल। आप मुझे बताएं जरा, व्यावसायिक अभ्यास में समरूपता लाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम आचार संहिता किसने अपनाया था? अमेरिका ने अपनाया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही जवाब। आप मुझे बताइए कि भारत में आचार संहिता कहाँ से ग्रहण किया गया है? सर, अमेरिका से। अमेरिका से ग्रहण किया गया, बिल्कुल सही जवाब आपका। और फिर अगर मैं कहूँ कि आचार संहिता, ध्यान रखिए, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। हाँ, इस आचार संहिता में कभी भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने स्वयं के हित के लिए काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आचार संहिता निष्पक्ष भाव से काम करती है और किसी का शोषण वगैरह नहीं करती है, और ना ही सोशल वर्कर भी उसका शोषण करता है। तो आचार संहिता के कुल टोटल 10 मूल क्षमताएं हैं, जिनमें से 3 तो आपके सामने दिख रहे हैं। एक है व्यावसायिक पहचान, और दूसरा है आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय, तीसरा है आपका आलोचनात्मक चिंतन। ये 3 है। मैं 7 और बता देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप सुन लीजिए। एक है सेवार्थी की सेवाएं,
एक है आपकी सेवार्थी सेवाएं, ठीक है, सहकर्मी बातचीत, सहकर्मी बातचीत, एक है अभ्यास की सेटिंग, मतलब रणनीति कह लीजिए, अभ्यास की रणनीति, एक है आत्मनिर्धारण, एक है आपका आत्मनिर्धारण, और एक है आपका गोपनीयता, एक है आपका रेफरल फॉर सर्विस, रेफरल, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। अच्छा, रेफरल फॉर सर्विस एक है आपका, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मूल ऐसे में, मूल का मतलब क्या था, बुनियादी, बुनियादी का मतलब क्या था, सबसे पहले आए हुए, तो यही आए हुए थे, ठीक है। सर 6 ही बताए ना ये भी, सेवार्थी सेवाएं, सहकर्मी बातचीत, अभ्यास रणनीति, आत्मनिर्धारण, गोपनीयता और रेफरल फॉर सर्विसेज। रेफरल फॉर सर्विसेज, ओके, इच्छा है, ओके 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 ओके। सहकर्मी बातचीत, अभ्यास, अच्छा, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, ये व्यावसायिक पहचान है, उत्तरदायित्व नहीं है, व्यावसायिक उत्तरदायित्व होता है, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा बताइए इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, बता दीजिए एक बार आप सभी लोग। जी, दूसरा वाला नहीं आना चाहिए, है ना। हाँ, यही आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं दूसरे वाले के बारे में बता दूं, ये स्वीकृति का सिद्धांत है, नाम से पता है, एक बर्था रेनाल्ड का नाम आता है। रेनाल्ड महोदय ने स्वीकृति के साथ साथ एक मंत्रणा शब्द है, मंत्रणा की इंग्लिश जो होती है काउंसलिंग होती है, हाँ, तो वो दिया था। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसा ही समझ लेते हैं तथा मानव साथी के रूप में उसका सम्मान करते हैं, तो हम उस सेवार्थी को स्वीकृति प्रदान करते हैं, यही स्वीकृति एक्सेप्टेंस कहलाती है। और ये 3 टाइप की होती है, एक प्रत्यक्षीकरण होता है, एक उपचारात्मक समझ होता है, और एक अभिस्वीकृति होता है। मैंने पढ़ाया भी है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि जब कार्यकर्ता को वस्तुगत तथ्यों को देखता है और उसे स्वीकार कर लेता है, तो निष्पक्ष होकर अवलोकन करता है, तो कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व तो कैसा बन जाता है, प्रत्यक्षीकरण बन जाता है। ये तब कैसा बन जाता है, ये प्रत्यक्षीकरण बन जाता है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे, एक उपचारात्मक समझ होती है। उपचारात्मक समझ को हम क्या कहते हैं, पता होना चाहिए। सर उपचारात्मक समझ रहेगी कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है ना, हम उसके निवारण के लिए जो भी चीजें कर रहे हैं ना, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करें, चाहे वो नेगेटिव हो या तो यहाँ मैम आपको ये बताना है कि स्वीकृति के विषय में समस्या के कारणों के संदर्भ में देखना है, है ना, कारणों के संबंध, क्योंकि उपचार है ना, तो कारण जरूर आता है वहाँ पे, है ना, कारणों के संबंध में देखना है। और जो अभिस्वीकृति होता है, ये वास्तविकता को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रत्यक्ष भी रहेगा इसमें और उपचार भी रहेगा, तो अभिस्वीकृति का पार्ट बन जाता है। तो स्वीकृति और प्रत्यक्षीकरण दोनों की प्रक्रियाएं जब संचालित हो जाएंगी तो बन जाएगा अभिस्वीकृति। बस, अब ये क्लियर हो गया ये प्रश्न। जी सर। स्वीकृति का प्रकार है ना सर? जी, एक्सेप्टेंस के ये टाइप है, टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस 3। चलिए अब प्रश्न बताइए, वह प्रतिदर्श प्रारूपण जिसमें सिद्धांत के खंडन या व्याख्या के द्वारा सिद्धांत के विकास में योगदान की उनकी क्षमता के आधार पर केस अध्ययनों का चयन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है या उसे कहते क्या है। ये अब देखिए आप लोगों के सामने आ गया है, सैंपल से सवाल है ये, है ना, ये किससे सवाल है, सैंपलिंग से सवाल है। और ये प्रश्न आपको जो है पार्ट 1 में भी देखने को मिलेगा, पार्ट 2 में भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं। आप जरा मुझे बताएं इसका सही जवाब। है ना सर? जी सर पहला ही दिख रहा है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी पहला ही जवाब। ऑप्शन क्या है, फोर्थ नहीं दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपका देख लीजिए आप एक बार, संकुल प्रतिदर्श, जिसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। अब आप सुनिए, यहाँ पे आप लोग सुनिए। आपको अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं न्यायादर्श, जब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ सैंपल, या आप ये कह लीजिए कि सैम्पलिंग, तो ये 2 टाइप की बनती है।
एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संयोग पर निर्भर करे तो उस चयन को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो एक आता है सरल यादृच्छिक, एक आपका आता है स्तरीकृत जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल बोलते हैं सरल को, और तीसरा आपका बनता है सकुल। सकुल का मतलब हो जाता है क्लस्टर जिसको हम लोग समूह भी बोलते हैं, है ना। ये इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जहाँ जिस प्रक्रिया में सभी को समानता के रूप में चुने जाने की संभावनाएं बनती है तो वो सरल सैंपलिंग हो जाता है। जब हम किसी को वर्गीकृत के आधार पे या उसके स्तर के आधार पे डिवाइड करते हैं तो वो स्तरीकृत बन जाती है। जब हम संकुल की बात करते हैं, जब हम किसी समूह की बात करते हैं, जब उसको निगरानी और व्यय की दृष्टि से देखते हैं तो वो क्लस्टर सैंपलिंग बन जाती है ना। तो यहाँ पे ना ही तो आपका ऑप्शन ए हुआ है ना ही ऑप्शन आपका डी हुआ है। ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़िए आप एक बार। फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए, वह प्रतिदर्श प्रारूपण जिसमें सिद्धांत खंडन या व्याख्या के द्वारा सिद्धांत का विकास के योगदान में उसकी क्षमता के आधार पर केस अध्ययन का चयन हो रहा है, तो बताइए क्या करेंगे? केस अध्ययन का चयन, बिल्कुल यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा थ्योरेटिकल हो जाएगा, थ्योरेटिकल सैंपलिंग होगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। थ्योरेटिकल सैद्धांतिक प्रतिदर्श के रूप में आता है। अब आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ ध्यान रखिएगा, एक नॉन प्रोबेबिलिटी है, आपने नाम सुना ही होगा। पर्सपेव जो है पर्पस सैंपलिंग होता है, कोटा सैंपलिंग होता है, एक्सीडेंटल होता है, स्नोबॉल होता है, जजमेंटल होता है, कन्वेंशियल होता है। वैसे तो बहुत होते हैं, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। ये वो प्रोबेबिलिटी होते हैं जहाँ पर अपने विवेक के आधार पर या ऐसी इकाइयों का चयन करते हैं तो प्रतिदर्श को प्रतिनिधि और पर्याप्त बनाने के लिए कुछ नियम और पूर्व ज्ञान का आप उपयोग कर लेते हैं, तो वह एक बन जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे भेदभाव आ गया। नॉन प्रोबेबिलिटी हमेशा भेदभाव को ही बताती है ना। नॉन प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा वो भेदभाव को ही बताती है। बात समझ में आ रही है? बताइए। हेलो। यस सर। हाँ, थोड़ा सा आप लोग बोला करें, वरना मुझे लगेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो नेट गया है ना। तो आप लोग बोलेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। थ्योरेटिकल अगर हम बात कर रहे थे आप लोगों से, ये थ्योरेटिकल सैंपलिंग क्या होता है बताएं। सर ये सिद्धांतों पे बात करता है ना वो, हाँ। ऊपर जो उसको दिया हुआ है ना कि उसके सिद्धांत के विकास में योगदान देता है करके, बिल्कुल। व्याख्या के द्वारा। देखिए, थ्योरेटिकल सैंपलिंग जो है उसी पर आधारित ही है, सैद्धांतिक नमूनाकरण बोलते हैं। आप एक लाइन में ये कह लीजिए कि प्रारंभिक डेटा विश्लेषण से विकसित अवधारणाओं के आधार पर अतिरिक्त डेटा की जब तलाश करता है, प्रश्न क्या था, खंडन करके या व्याख्या के द्वारा सिद्धांत का विकास का योगदान कर रहा है, तो उसी विकास के योगदान में क्षमता, मतलब अतिरिक्त डेटा की तलाश के लिए सैद्धांतिक न्यायादर्श आधारभूत या सैद्धांतिक नमूनाकरण आधारभूत सिद्धांत अध्ययन में एक प्रसिद्ध विधि के रूप में हम इसको जानते हैं। तो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के दौरान विकसित सिद्धांत का विस्तार और परिशोधन अगर कोई शब्द आता है तो वो आपका सैद्धांतिक प्रतिदर्श कहलाता है। सैद्धांतिक प्रतिदर्श कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जब हम डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ गई? बताइए एक बार। जी सर। सैद्धांतिक प्रतिदर्श है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। ये पेपर में हमसे पूछा जाता है। कभी कभी आप लोगों को मैं बता दूं, जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है कि एक ज़मीनी सिद्धांत के आधार पे कि सैद्धांतिक नमूनाकरण तक जानकारी एकत्र करते हैं, तब बताइए सैद्धांतिक संतृप्त हासिल नहीं हो पाती है, तो ऐसे में उसका एक अनुक्रम बनता है। उसका एक अनुक्रम बनता है। तो सबसे पहले सामान्य शोध प्रश्न बनता है, इसका क्रम है। सामान्य शोध प्रश्न बनता है एक,
फिर उसके बाद नमूना सैद्धांतिक रूप में तय किया जाता है। जो नमूना है वो सैद्धांतिक रूप में क्या किया जाता है, तय किया जाता है। और फिर जानकारी एकत्रित की जाती है। फिर उसके बाद जानकारी को विश्लेषित किया जाता है, यानी विश्लेषण और संश्लेषण। फिर उसके बाद आता है सैद्धांतिक परिपूर्णता। सैद्धांतिक परिपूर्णता ये क्रम होता है। ये क्रम को भी हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है। और ये क्रम जानते हैं किसने दिया था? ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने दिया था। क्या नाम था? ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने दिया था। ध्यान रखिए, स्ट्रॉस ने 1967 में ये चरण दिए थे। ठीक है, तो कब दिया ये? 1967 में। ठीक है सर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मल्टी स्टेजेस में होता है कि बहुत सारी चीज़ें को उसमें ले लेना एक साथ में, है ना। सारी चीज़ों पर बात करना मल्टी स्टेजेस का पार्ट बन जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे सामने एक और सवाल आ गया। आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। कार्ल मार्क्स के बारे में पहले भी बता रखा हूँ आप लोगों से, है ना। कार्ल मार्क्स की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से तो ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के कारक को बताया है जीवन की वस्तु परक स्थितियों को लेकर। जो जीवन की, हाँ, आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जीवन की वस्तु परक स्थितियों में सामाजिक परिवर्तन के कारक की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स का है। यही नहीं, कार्ल मार्क्स का शासक और शासित भी है। और यही नहीं, आपको बता दूं, एक वर्ग संघर्ष और एक होता है वर्ग संचेतना। वर्ग संचेतना की भी बात इन्हीं के द्वारा दी गई है। सर्वहारा वर्ग समाज की बात करूं तो भी इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, तो ये 3-4 नाम हैं जो आपको बराबर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। दास कैपिटल हो गए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गए, है ना। ये याद आपको रखना है थोड़ा सा। हाँ, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स के ही ये सारे के सारे शब्द हैं, है ना। हाँ राकेश जी, क्या कह रहे हो? होली फैमिली। हाँ, होली फैमिली भी आती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। वर्ष बताइए जरा राकेश जी। वर्ष तो याद नहीं सर मुझे। अरे बताइए सुनीता मैम। 1967। ओहो हो। 418। आप कोई और बताए भाई। होली फैमिली किसी को नहीं पता? होली फैमिली का वर्ष 1844 किसका है? ये बताइए। सर 1844। हाँ जी 1844। मैंने उसका बता दिया, दास कैपिटल का। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। जिन्सबर्ग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? जिन्सबर्ग के बारे में बात करते हैं। आपने नाम तो इनके बारे में भी सुना ही होगा। जिन्सबर्ग को बेसिकली गिल्सनबर्ग कहा जाता है। इनका वही नाम है, गिल्सनबर्ग ही। तो इनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इनका स्टेटमेंट है कि सामाजिक परिवर्तन का जो मतलब बताए थे सामाजिक संरचना से। इन्होंने अपनी परिभाषा दिया था सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना से। ठीक है, तो इनका यही परिभाषा है। और इनके बारे में 2-3 बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो बात इनकी ये थी कि 1921 में द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी की बात किया था इन्होंने। 1921 में द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी की बात किया था। और एक और इनकी किताब इम्पोर्टेंट है 1965 में, और वो थी ऑन जस्टिस। ठीक है, इन सोसाइटी करके थी जो 1965 में आई थी। बस ये 2 चीज़ें थी जो गिब्सनबर्ग के नाम हमें देखने को मिलता है। सर ऑन जस्टिस इन सोसाइटी। हाँ, इन सोसाइटी। आपने एक नाम सुना होगा समनर करके। समनर जो है किसके स्टेटमेंट में ज़्यादा पूछे जाते हैं? समनर सर ये निर्जातीयता वाले में भी पूछते हैं और ये आर्थिक कारक पे बात करते हैं ओके। सामाजिक परिवर्तन में। आपने फोकवस शब्द सुना होगा, है ना। हाँ, तो जब हम बात करते हैं तो समनर का नाम वहाँ पे आता है। ये सुमनर लिखा हुआ है, मतलब वही है, समनर ही। उनके साथ एक केलर विद्वान भी हैं। इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था द साइंस ऑफ सोसाइटी। दोनों लोगों की मिलकर किताब आई थी, द साइंस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑफ सोसाइटी। और ये किताब आई थी फरवरी 1929 में। फरवरी 1929 में आई थी, है ना। अब इनका जो स्टेटमेंट था, ये कहते थे कि आर्थिक कारकों में स्वतः निर्धारित होता है। ये कोई भी क्रिया होती है तो आर्थिक कारकों से,
तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है आर्थिक कारकों से स्वतः निर्धारित होती है, ये पॉइंट इसका सही चला जाएगा। और एक विद्वान है मैकाइबर पेज, तो हाँ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात करता है, तो ये नाम से ही स्पष्ट हो गया आपको, है कि नहीं। तो ये तो बड़ा आसान है। अभिसरण सिद्धांत दिया था कौन? ये केलर वही है जिसने अभिसरण सिद्धांत नहीं, वो अब नहीं है, वो नहीं है मैम, वो नहीं है। अभिसरण का सिद्धांत वो बेसिकली सामूहिक व्यवहार का जो है एक थ्योरी थी, सैद्धांतिक वो था, थेरेपी था, चिकित्सा था, जो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, है ना। अभिसरण का बहुत बढ़िया, एक्टिव हो, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये केलर वो नहीं है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये। अच्छा आप एक बार मुझे बताएं इनके बारे में, सामाजिक संबंधों का जाल है, तो ये भी स्टेटमेंट मैकाइबर पेज का ही आता है। इनकी एक किताब आवाज आ रही सर इसमें? सामाजिक संबंधों का जाल मैकाइबर पेज का है। एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, ऑन कम्युनिटी सोसाइटी एंड पावर सेलेक्टेड रेटिंग, ऑन कम्युनिटी सोसाइटी एंड पावर सेलेक्टेड रेटिंग, ये दोनों विद्वानों की किताब थी, मैकाइबर की भी थी और पेज की भी थी, ये दो विद्वान हैं, है ना। और ये किताब आई 1 अगस्त 1970 को। किताब का नाम? ऑन कम्युनिटी सोसाइटी एंड पावर सेलेक्टेड राइटिंग, WRITTING राइटिंग, ठीक है, एक्टिंग के बाद बस राइटिंग ही है। ऑन कम्युनिटी ऑन कम्युनिटी सोसाइटी एंड पावर सेलेक्टेड, हाँ सेलेक्टेड राइटिंग, सेलेक्टेड राइटिंग, क्लियर। हाँ आगे देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते। अच्छा एक बार मैच कर लीजिए, ऑप्शन को भी मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन जा रहा है। पहले का तीसरा से मैच हुआ है क्या? सी नहीं, फोर्थ कैसे? पहले का फोर्थ है। अच्छा पहले का फोर्थ है, हाँ पहले का फोर्थ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए जरा एक बार। सामूहिक संचेतना जो शब्द है इस्माइल दुर्खिम का ये है ना, हाँ दुर्खिम का है। अब इन्हीं में कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। देखिए, वह समाज के सामूहिक मानदंड को दर्शाता है, सही है। वह मान्य व्यवहार को प्रत्याशा को बढ़ावा देता है, सही है। वह विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। हैं? ये कहाँ से सही गलत हो जाएगा, है ना। रिस्ट्रेस प्रिवेंट बिहेवियर, रिस्ट्रेंट नहीं, विपथगामी व्यवहार आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा, गलत नहीं होगा, है ना। विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये आपका सही जवाब रहेगा, गलत जवाब नहीं रहेगा मैम। करेक्ट है, बता लीजिए। ये लास्ट वाला नहीं होगा ना, लास्ट से गलत होगा, नेगेटिव पॉइंट लगा। जी क्या कह रहे हैं आप? लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला जो है आपका नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जब कभी हम व्यवहार पर व्यवहार पर जब हम प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे तो नियंत्रित वही है, विपथगामी व्यवहार पर नियंत्रण करने का प्रक्रिया, ठीक है, ये वही प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड जाएगा। और वह व्यक्तिगत शाखा का दमन करता है, तो व्यक्तिगत शाखा का जो है शाखा का दमन नहीं करता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो केवल A, B, C ही सही जाएगा बस। अब देखिए जरा कोई ऑप्शन में है कि नहीं है ऐसा ऑप्शन? पहला ही है, पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। एग्ज़ाम में पता चले कि आप लोग ट्रिक वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रिक वगैरह फॉलो मत करिएगा, ठीक है ना। जो चीज़ें आएंगी तो उसमें श्योर तरीके से करिएगा सवाल, है ना। चलिए अगला सवाल बताइए। दिव्यांग जन अधिनियम से संबंधित है ये, और ये आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का एक अधिनियम था जो 2016 में आया था। किसमें आया था? 2016 में। तो आप बताइए, निःशक्त दिशा निर्देश चिन्ह बेंचमार्क व्यक्ति का मतलब ऐसा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है इसमें? 40%,
40% वाली क्वेश्चन। अरे क्या बात है ये 40%। चलो सभी लोगों ने बता दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। RPWD किसकी जगह पे आया है? PWD। PWD कब आया है? सर 2016 1995 में। में हाँ ठीक है। कितनी टाइप की डिसेबिलिटी थी इसमें? 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी। RPWD में कौन सी कितनी टाइप की डिसेबिलिटी है? 21 टाइप। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए ज़रा कि RPWD एक्ट जो 2016 में आया है, उसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर एक हस्ताक्षर की पुष्टि की थी और उसका नाम आता है UNCRPD। इसने कब इसको बनाकर एक प्रारूप के रूप में दिया था या एक हस्ताक्षर के रूप में दिया था? 1999। प्रश्न ही नहीं समझ पाए आप। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट है और ये बेसिकली 2007 में भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया था 2007 में। पुष्टि तो हालांकि बाद में हुई थी, तब जाके ये उसी के आधार पे PWD एक्ट 2016 के नाम से बनाया गया। RPWD एक्ट है ना, तो ये 2007 की ही बात थी, बहुत पहले से जिक्र चल रहा था। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा डीप में भी पढ़िए। ड्राफ्ट कब बना? इसका ड्राफ्ट कब बना था? 2011 में। हाँ 2011 में। अगर हम बात करें तो ये विधेयक संसद में कब पेश हुआ था? संसद में कब पेश हुआ था? सर 2014 में। हाँ 7 फरवरी 2014। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताइए राज्यसभा में कब? सर 2017 14 फरवरी। 14 दिसंबर 2016। हाँ 2016 को। अब लोकसभा में कब? सर 16 दिसंबर 2016। 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा। अब बताइए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया? 28 दिसंबर 2016 को। 2016 को 28 दिसंबर 2016 को। अब बताइए कि अधिनियम लागू कब हुआ? सर 15 जून 2017 को। वेरी गुड, 15 जून 2017 को ये अब जाके लागू हुआ। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट थी, जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात किया गया है, ये बात ध्यान रखना है। 40% की बात की गई है, ये बात ध्यान रखना है आपको। जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, है ना, तो आरक्षण 5% होगा, है ना। जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो 4% होगा। गरीबी उन्मूलन योजना के संबंध में बेंचमार्क व्यक्तियों के लिए जो प्रदान की गई है गरीबी उन्मूलन को लेकर, तो 5% होगा। 5% होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एक यूनिक आप याद रख सकते हैं, 6% की जब बात होती है हमारे आरक्षणों के लेकर, तो ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। ये यूनिक के रूप में इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ज़रा मुझे बताइए, RCI तो अधिनियम के रूप में 1992 में आता है, तो बताइए RCI की स्थापना कब आती है? 1986। 1986। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतने सारे फैक्ट हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। अगर पता थे तो अच्छी बात है, नहीं पता थे तो एक बार आप जरूर PDF को देखें जो मैंने आपको भेजा है। सर एक बार रिपीट। सर ये 1986 काय का है सर? 19 देखिए, अक्सर RCI है। हम अगर बात करते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास अधिनियम जब बात होती है तो 1992 का होता है, और इसकी जब स्थापना की बात होती है तो 1986 में स्थापना हुई थी। RCI वो है जो CRR नंबर प्रोवाइड कराता है। जी सर भारतीय पुनर्वास ये 1992 है ना सर? 1992 सर। अधिनियम बोलिए, भारतीय पुनर्वास अधिनियम बोलिए, तब 1992 बोलिए। जब अधिनियम नहीं बोलेंगे, भारतीय पुनर्वास की स्थापना की बात होती है, तब आप 1986 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार स्पष्टीकरण आप लोग मुझे कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे फैक्ट वगैरह को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेपर अब आपके नज़दीक आ रहे हैं ना, ज़्यादा अच्छा ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं हम लोगों के एग्जामों में। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय लोकतंत्र के मुख्य संस्थान क्या है? बताइए। सर निर्वाचन समूह नहीं है। सर नहीं, ए
ए बी और डी। ABD, बहुत बढ़िया, आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत बढ़िया है। देखो थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आप रखिए यहाँ पे। जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें संघ कार्यपालिका की ही जिक्र होती है। जब हम विधायिका की बात करते हैं तो हमें मालूम है ना चाहिए, इसमें एक राज्यसभा आता है जिसको राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, फिर एक लोकसभा आता है जिसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, है कि नहीं। एक है कि नहीं। एक अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में तो वो आता है शब्द। एक राज्य विधानमंडल आता है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में तो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय हो गया, जनहित याचिका हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, अधीनस्थ न्यायालय होंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। स्पष्ट है ये कि इसमें कुछ कुछ बता दूं थोड़ा बहुत। देखिए कार्यपालिका में क्या होता है कि एक संघ कार्यपालिका होती है, ये भारत के संसदीय व्यवस्था को अपनाता है, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है कि नहीं। और राष्ट्रपति के पास नाम मात्र ही कार्यपालिका की शक्तियां होती है, परंतु वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास है। ये बात तो आपको मालूम है, मंत्रिमंडल में निहित है ये सारी चीज़ें, है ना, ये बात। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप बताइए अगर कोई अपराधी को राष्ट्रपति सजा से मुक्त करता तो बताइए कौन सा अनुच्छेद में है ये बात। भाई बताइए, राकेश जी कहाँ गए सर वो याद नहीं आ रहा सर, वो तो भूल गया। अच्छा, आर्टिकल 72 में जो है ना, अगर कोई अपराधी है तो राष्ट्रपति जो है उसको सजा से मुक्त कर सकता है। समाधान जी सर, उसको जो है हाँ क्षमा की जो है प्रक्रिया इसमें शामिल की गई है। अच्छा आप मुझे दो तीन बातें और बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप लोगों से पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना। एक शब्द आपका अगर हम बात करें तो इसमें आता है 352 आर्टिकल, और एक आता है 356 और एक आता है 360। हाँ 352 में आपात, राष्ट्रीय आपात, 360 राष्ट्रपति शासन सर यहाँ पे। हाँ 352। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे। और 356 में राष्ट्रीय आपात, हाँ और 360 में वित्तीय आपात सर। बिल्कुल, तो राष्ट्रपति शासन प्रक्रिया आपका 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो 352 में। हाँ ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि बीटो शक्तियाँ वगैरह नहीं पूछी जाती हैं, बीटो शक्तियाँ भी न्यायिक शब्दावलियों के अंतर्गत रखा जाता है, कार्यपालिका के ही अंतर्गत। हमारे पेपर में उतना नहीं आया है अभी तक बीटो, सोशल वर्क के संबंध में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो, ठीक है। अच्छा आगे हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और शब्द आता है यहाँ पे विधायिका के बारे में। विधायिका जानते हैं आप लोग, क्या होता है विधायिका, जरा बताएं जी, क्या होता है बताएं एक बार। बनाने का काम करती है विधायिका। ओके, और कुछ। लोकसभा हमारी जो विधायिका है, विधानसभा हमारी विधायिका है। ओके देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ विधायिका के बारे में तो आपको बता दूँ, विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करती है, ये बात आप जानते हैं। यह भारत का दूसरा आधार स्तंभ है और इसका संबंध अगर हम बात करें या उपबंध भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से लेकर आपका जो है 122 के अंतर्गत आता है। 79 में अगर हम बात करें तो संघीय विधायिका या संसद जो राष्ट्रपति या दो अन्य सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनेगी, वो प्रक्रिया। अब जहाँ पे राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, उनकी बात हमें देखने को मिलती विधायिका में। और अनुच्छेद जो 80 है वो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या से रिलेट करता है, बात सही है, 250 सीटें निर्धारित। और जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 81 के बारे में तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 के बारे में बात की जाएगी, वो बताता है आपका। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इनके बारे में जिक्र रखनी है थोड़ी सी इसके बारे में। अच्छा अब बात आती है न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका क्या है सर? न्यायपालिका के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब जितने भी न्यायालय हैं वो आते हैं सारे। ओके, न्यायपालिका में न्यायालय, वेरी गुड। आपको बता दूं कानून मतलब समाज में वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाँ न्यायपालिका जिम्मेवार होती है। ओके शांति और न्याय की व्यवस्था। ओके
न्यायपालिका भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका होता है, ये बात जानते हैं। अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं भारत में, तो एक है। सर एक ही है उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में, तो सर। अलग अलग स्टेट में अलग अलग। उच्च न्यायालय सर 25 है, 25 ही है, 25 25 उच्च न्यायालय है। जिला, हर जिले में एक, जानते हैं क्या होता है, जिला व सत्र न्यायालय होता है हर जिले में। और हर जिले में अनेक जो है क्या होती है, म्युनिसिपल एक न्यायालय होता है, मुंसिफ न्यायालय होता है, वो पाया जाता है। और हर गांव में एक क्या पाया जाता है, न्याय पंचायत पाया जाता है। पंचायत हाँ। होती है। सर वो म्युनिसिपल वो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट वाला जो। हाँ, मुंसिफ न्यायालय जो होते हैं बेसिकली उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ये क्रम जो क्रमांक संख्याएं चलती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं, जो मुंसिफ न्यायालय का पार्ट उसमें आ जाता है, जो गांव से ही रिलेट करता है, गांव से ही रिलेट करता है। कितने लोग जानते हो तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यूजीसी के फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है ये। तदर्थ न्यायाधीश पूछा जाता है कि नहीं पूछा था, बताइए। सर नहीं पता। पूछा था सर पर याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपको बता दूं एक बात ध्यान रखिए, ये 127 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, तो उसको हम तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, है ना। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने के लिए, है ना, गणपूर्ति पूरा करने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो, तब हम तदर्थ न्यायाधीश की भूमिका वहां पे देखने को हमें मिलती है ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और भारतीय भारत इजी वर्ड्स में बताओ ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, थोड़ा सा इजी बताओ। अरे भाई, एक चीज ये समझ लीजिए कि न्यायाधीश जो आपका उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे, उच्च न्यायालय समझ रहे हो, हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ। तो उच्च न्यायालय जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही ये जो है तदर्थ न्यायाधीश जो है आ सकता है। और अगर मान लो उच्चतम न्यायालय में अगर सत्र आयोजित हो गए और वहाँ पे अस्थायी रूप से न्यायाधीश कम है, तो हमें भाई न्यायाधीश तो कंप्लीट करने होंगे, तो हम बना तो नहीं देंगे उनको भाई चलो आ जाओ तुम न्यायाधीश हो गए, न्यायाधीश। मतलब हाँ, इमीडिएटली के लिए हम क्या, जैसे हम लोग करते नहीं, गेस्ट पे रखे गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे गए हैं, तो अब उनको तो ऐसे बोलेंगे नहीं, उनको हम लोग ट्रेडिशनल शब्दों में तदर्थ न्यायाधीश का नाम देते हैं, है ना। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। आपने PIL का नाम सुना ही है ना, लोकहित मुकदमा। हाँ भाई, कानून की रक्षा करना है, मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से उसे प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ें PIL के अंतर्गत देखने को मिलता है। भारत में जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक भाग माना जाता है। और इसके जो प्रेरणा है मुख्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, है ना, है कि नहीं। तो ये आप यहाँ पर उनको हमें देखने को मिलता है उनकी भूमिका। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है यहाँ पर, बस इसके संबंध में है और कुछ खास इसमें नहीं है, बस तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है इस प्रश्न के आधार पर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे ऑप्शन बता दीजिए एक बार। सर सी होगा। ऑप्शन सी होगा, ओके ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको अभी करते हैं हम लोग, है ना। ये देखो सवाल बड़ा बढ़िया है, सवाल MPhil वगैरह को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे की सोशल वर्कर है कौन, इसमें कहाँ किसको जाएगा। अभी हम सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में इसी सवाल को अगले उसमें देखेंगे, ठीक है ना, पॉइंट में। ठीक है सर, ठीक है, चलिए 8:30 करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा